इस लेक्चर में हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इसी तरह ये फूड डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं। फूड में चूंकि प्रोटीन्स, लिपिड्स और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं तो ये इन के ब्रेकडाउन यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के ब्रेकडाउन को फिर ये स्पीड अप करवाते हैं। अब एंजाइम्स की हिस्ट्री को देखते हैं। एंजाइम को पेन एंड फर्सोज नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जर्मिनेटिंग बेरली सीड में इन 1833 और फिर इन एंजाइम को उन्होंने डायस्टेज का नाम दिया। डायस्टेज उस एंजाइम को कहा जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करे। और इसी तरह जर्मिनेटिंग सीड की वो सीड होती है जिनसे नए प्लांट निकल रहे होते हैं या फिर उनसे नए प्लांट पैदा होते हैं। और इसी तरह एंजाइम को नाम फिर इसी तरह विल्हेल्म क्यूने नामी साइंटिस्ट ने 1877 में दिया था। सो द टर्म एंजाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्हेल्म क्यूने इन 1877। इसी तरह एंजाइम वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है विच मीन्स विद इन ईस्ट। ये जो है वो फिर फंगस किंगडम से इसका ताल्लुक है, इट मीन्स कि ये भी एक फंगस होगा। इसी तरह डिफिनेशन क्या होगी एंजाइम का? इट इज थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। थर्मोलेबाइल मीन्स कि ये टेम्परेचर के साथ साथ इनकी एक्टिविटी बढ़ती रहती है और फिर ख़ास टेम्परेचर के बाद फिर ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी इनका शक्ल जो है वो चेंज हो जाता है और फिर ये काम करना छोड़ देते हैं। और इसी तरह बायोकैटलिस्ट मीन कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेसेस है उनको फिर स्पीड अप करवाते हैं। और इसी तरह दे आर प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंड स्पेसिफिक इन फंक्शन। और इनका काम जो है स्पेसिफिक होते हैं, यानी प्रोटीन्स के लिए अपना एंजाइम होगा, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अपना एंजाइम होगा और लिपिड के लिए अपना एंजाइम होगा एंड कोडेड विद डीएनए। और इसी तरह ये जो एंजाइम है ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं और प्रोटीन जो राइबोसोम्स में बनते हैं और राइबोसोम्स को मैसेंजर डीएनए जो इंस्टिगेट करता है मैसेंजर आरएनए के जरिए कि वो प्रोटीन को बनाए। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को देखते हैं। एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसी तरह एंजाइम्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो एक्टिव साइट्स कहलाते हैं। और एक्टिव साइट जो होंगे फिर इसी तरह दीज आर एक्टिव साइट और ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दो एक्टिव साइट्स मैंने बनाए हुए। एंजाइम में एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स पाए जाते हैं। एक्टिव साइट जो है इसमें फिर एक बाइंडिंग साइट पाया जाता है और इसी तरह एक कैटालाइटिक साइट पाया जाता है। ये एक एक्टिव साइट है और इसी तरह ये दूसरा एक्टिव साइट होगा। ये जो बाइंडिंग साइट होगा ये सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करता है और कैटालाइटिक साइट क्या होगा, ये फिर वो सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है, यानी उसकी ब्रेकडाउन करवा लेता है। सो हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग साइट भी अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह कैटालाइटिक साइट भी अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होगा। कैटालाइटिक साइट इज वेरी स्मॉल पोर्शन having 2 to 12 अमीनो एसिड। इसी तरह जो कैटालाइटिक साइट और बाइंडिंग साइट है स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। फिर इसी तरह सबस्ट्रेट को देखते हैं। सबस्ट्रेट सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट। सबस्ट्रेट वो होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है और इसी तरह सबस्ट्रेट जो होता है ये एक सबस्ट्रेट है, ये यूजुअली एंजाइम से छोटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट इज यूजुअली स्मॉलर देन एंजाइम। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और इसको प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट कर देगा। सो जब एंजाइम इसके साथ एक्ट कनेक्ट होगा तो हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा और इसी तरह फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब एंजाइम इस पर एक्ट करेगा एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली एंजाइम से ये प्रोडक्ट निकल जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट देन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड फाइनली प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड इज यूज्ड फॉर अनदर सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है वो हर केमिकल प्रोसेस में खुद अनचेंज रहता है लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है और इसी तरह एक एंजाइम फिर अगेन एंड अगेन इस्तेमाल होता है। नेचर ऑफ एंजाइम को देखते हैं। एंजाइम जो है जो फुली फंक्शनल एंजाइम है दिस कॉल्ड ओलो एंजाइम, फिर ओलो एंजाइम कहलाता है। इसी तरह ओलो एंजाइम के फिर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक नो प्रोटीन पार्ट होगा और दूसरा प्रोटीन पार्ट होगा। जो प्रोटीन पार्ट होगा इट इज दिस कॉल्ड एफओ एंजाइम एंड नो प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये दोनों मिलकर एक्टिव पार्ट बनाएंगे, दिस एक्टिव पार्ट इज कॉल्ड ओलो एंजाइम, फिर ये ओलो एंजाइम कहलाया जाएगा। कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जिसमें कोफैक्टर नहीं पाया जाता। लेट्स सपोज पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है जो स्टमक वॉल में पाए जाते हैं इन एक्टिव फॉर्म में, जिसको पेप्सिनोजन कहा जाता है। ये जो पेप्सिनोजन है इनके साथ फिर एक फ्रेगमेंट पॉलीपेप्टाइड का पाया जाता है जो उसको इनएक्टिव रखता है।
जब ये पेप्सिनोजन जो है ये फिर जब स्टमक में आ जाता है तो स्टमक की जो HCl है वो इस पर एक्ट करती है और इसको एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। क्यों कन्वर्ट कर देती है? क्योंकि वो जो स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड था उसको रिमूव कर दिया जाता है। पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन पर एक्ट करता है और इसको डाइपेप्टाइड और उसी तरह पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसी तरह राइबोजाइम्स क्या होंगे? यानी हम ये कहेंगे कि सारे एंजाइम जो वो प्रोटीनियस नेचर नहीं होते। जिस तरह राइबोजाइम है यानी आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, जब आरएनए एंजाइम का एक्ट कर रहा हो यानी फिर इसको हम कहेंगे कि दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। और इसी तरह ये फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिज्म। हमने ये कहा कि हमारे जिस्म में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। ये सारे केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं इनको फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर इसी तरह मेटाबॉलिज्म के फर्दर टू टाइप्स है, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अनदर इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होगा? जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है, इट मींस जो कैटाबॉलिज्म होगा ये फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है यानी इसमें एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। इसका जो एग्जांपल होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन CO2H2 और इसी तरह एनर्जी रिलीज होगी। ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और ये वेरियस स्टेप पर मुश्तमिल होता है और इसमें फिर वेरियस एंजाइम जो है वो यूज होते हैं। फिर इसके बाद एनाबॉलिज्म क्या होगा? जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं और इसी तरह कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, फिर इसको फिर हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। लेट्स सपोज CO2H2O के साथ कंबाइन हुआ एनर्जी के प्रेजेंस में और इसी तरह ग्लूकोज बन गया। इसी तरह एनाबॉलिज्म जो होगा वो फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फूड फैक्टर्स और इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।